multiple choice answer type question. Question number one. The reaction in which yield of products cannot be increased by application of high pressure. It means we are trying to increase the pressure. We are increasing the pressure, so system will try to decrease this pressure. So equilibrium उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में लेस गैसियस पार्टिकल होंगे. Now simply compare this stoichiometric coefficient. ए ऑप्शन में मेरा लेफ्ट हैंड साइड 3 गैसियस पार्टिकल मिलके 2 गैसियस पार्टिकल बना रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, जबकि वो चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ए हमारा आंसर नहीं. बी में आपके पास प्रोडक्ट साइड ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जाएगा, तो ये हमारा आंसर है, इसमें यील्ड बढ़ा नहीं पाएंगे. सिमिलरली N2O4 भी एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो गैसियस पार्टिकल प्रोडक्ट साइड बढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम will shift in backward direction. तो सी भी हमारा आंसर. नाउ डी के अंदर फिर से प्रोडक्ट साइड गैसियस पार्टिकल कम है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाएगी, तो ये हमारा आंसर नहीं बैठेगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड. डिसोसिएशन फॉजिंग गैस का दे रखा है, एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है. Which of the following will increase the degree of dissociation of COCl2? अब जब भी रिएक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड की तरफ जाएगा मतलब COCl2 ज्यादा टूट रहा है तो अल्फा इंक्रीज करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा. तो हमें बस सिर्फ इतना चेक करना है कि किस केस में आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा. ओके, एडिंग Cl2 ऑफ द सिस्टम, नहीं जी बैकवर्ड जाएगा. एडिंग हीलियम टू द सिस्टम, हीलियम अब इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस दो तरीके से ऐड की जा सकती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर जब पे हीलियम ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे. अब इसमें एक केस में वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं है, प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है जिससे अल्फा बढ़ेगा. लेकिन यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि कंडीशन कौन सी है. तो मैं एक बार इस ऑप्शन को हम लोग होल्ड पे रखते हुए सी के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं. हम क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि जब पेपर में क्या करना है हमें. तो मैंने बी ऑप्शन को एक बार होल्ड पे रख लिया क्योंकि यहाँ पे दो सिनेरियो राइज होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट वॉल्यूम के जरिए आंसर नहीं है, प्रेशर के जरिए है. लेट्स मूव टू सी ऑप्शन. डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये भी नहीं बना. रिड्यूसिंग द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ओके मैंने टोटल प्रेशर क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया. सिस्टम उस प्रेशर कम हुए प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा तो गैसियस पार्टिकल को और ज्यादा बढ़ाना चाहेगा. तो मेरा गैसियस पार्टिकल प्रोडक्ट साइड ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी. अब मेरे पास डी तो क्लियर कट हो गया. अब सिंस इट इज अ मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट आंसर तो मैं अवॉइड करूंगा बी लगाना. कारण अगर मेरा बी आंसर नहीं है तो मेरे को पूरा का पूरा 4 नंबर मिल जाएगा भाई. अगर बी आंसर का हिस्सा है तब भी मेरे को डी मार्क करने की वजह से 50% नंबर मिल जाएगा, तो रिस्क फैक्टर नहीं है. तो वैसे भी तो उस अप्रोच के जरिए हम लोग इसको करेंगे. Question number third. The equilibrium of which of the following reaction will not be disturbed by the addition of inert gas at constant volume? Straight forward चारों आंसर आ रहे हैं. इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, तो ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. हमारे कंटेनर के अंदर COCl2 भी है, CO भी है, NCl2 भी. आप जिस तरफ को मर्जी लिखिए, रिएक्टेंट को CO एंड Cl2 को रिएक्टेंट बनाना तो इधर लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, क्योंकि ऑप्शन उस फॉर्म में नहीं है ना. यहाँ पे उसने क्या किया है, CO को रिमूव कर दिया है. अगर CO को रिमूव कर दिया है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब COCl2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, ऑप्शन ए. Cl2 का कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा क्योंकि फॉरवर्ड आ रहा है, बी. तो मेरा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन CO2 नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी, रिड्यूस भी नहीं की, तो करेक्ट आंसर ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 5.
हमें वाटर गैस की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन दे रखी है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हमें वाटर गैस की यील्ड बढ़ानी है, तो हमें मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है। रेजिंग दी रिलेटिव प्रेशर ऑफ स्टीम, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट रिएक्टेंट ऐड कर दिया है, गैसेस। एडिंग वॉट कार्बन, नहीं जी। आप ये कार्बन हमारा प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का अमाउंट या कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को हिलाता जुलाता नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड, इनको ऐड या निकालने से इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये सोच लो जिनके पैर में एस और या फिर स्मॉल एल लिखा हो, तो उनकी कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिंग द टेम्परेचर, बिल्कुल सही है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, अगर मैं वॉल्यूम रिड्यूस करूंगा तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ जाएगा, डेल्टा एन जी का वैल्यू पॉजिटिव है, जिस तरफ लेस नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल होंगे। तो मेरा फाइनल आंसर बन गया है ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6, हमें एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी है जो कि एक्सोथर्मिक है। हमें पूछा गया कि SO3 की कंसंट्रेशन किन किन फैक्टर से इफेक्ट हो सकती है। तो मतलब ले दे के कुल मिला के अगर रिएक्शन या तो फॉरवर्ड चली गई या बैकवर्ड चली गई तो उसकी कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो मतलब इक्विलिब्रियम हिलना चाहिए। डबलिंग दी वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल, अगर मैं यहाँ पे वेसल का वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जिस तरफ गैसियस पार्टिकल जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम इज मूविंग बैकवर्ड। तो ये बैकवर्ड गया तो SO3 की कंसंट्रेशन कम हो रही है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे विच कंसंट्रेशन चेंज हो रही है हमारी। नेक्स्ट, एडिंग मोर ऑक्सीजन, रिएक्टेंट ऐड किया है, रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। एडिंग हीलियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नहीं जी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं होता है। तो ऑन एडिंग इनर्ट गैस, तो फाइनल आंसर इज ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 7, हमें एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, यील्ड ऑफ NO इज इफेक्टेड बाय, मतलब क्या है कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड चली गई तो NO की यील्ड को इफेक्ट होगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो ना। तो लेट्स सी, हमें बस ये चेक करना है कि इक्विलिब्रियम इधर उधर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंक्रीजिंग दी नाइट्रोजन कंसंट्रेशन, यस, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड, NO की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। डिक्रीजिंग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यस, प्रोडक्ट कम कर दिया है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, कंसंट्रेशन NO का बढ़ जाएगा। कंप्रेसिंग दी रिएक्शन मिक्सचर, मतलब मैंने वॉल्यूम कम कर दिया है, वॉल्यूम कम कर दिया तो जिधर गैसियस पार्टिकल कम, इधर 4 उधर 3, तो बैकवर्ड, तो इस केस में कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो हमारा यील्ड जो है तीनों केसेस में क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हमें ये बताना है किस केस में इक्विलिब्रियम जो है हमारा फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2S, रिएक्टेंट ऐड किया है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। कंप्रेसिंग द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब हमने वॉल्यूम कम कर दिया तो जिधर गैसियस पार्टिकल कम होंगे उधर जाएगा, दैट इज फॉरवर्ड। रिमूविंग कैटलिस्ट, नहीं जी, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है। डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, यस, प्रोडक्ट कम कर दिया है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, हमें अमोनिया कार्बोनेट का डिसोसिएशन दे रखा है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये हमें दिया गया है। इक्विलिब्रियम हमें बैकवर्ड की तरफ लेके जाना है। ओके, डिक्रीज इन प्रेशर, अगर प्रेशर कम कर दिया है तो सिस्टम उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, ज्यादा गैसियस पार्टिकल बनाएगा, तो रिएक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी, हमें बैकवर्ड चाहिए। टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी टेम्परेचर बढ़ाने से। अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी गई है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज, रिएक्शन बैकवर्ड। फिर से CO2 बढ़ा दिया है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज, रिएक्शन बैकवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन इज सिंपली बेस्ड ऑन रिएक्शन क्वोशिएंट। हमें पता है रिएक्शन क्वोशिएंट भी क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। Whereas equilibrium constant is concentration of product at equilibrium and concentration of reactant at equilibrium, जबकि यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे हो सकती है, तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी करेगी, क्योंकि
ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन और ये किसी भी समय हो सकती है। ये दोनों वैल्यू उसी समय मैच करेंगी अगर रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है। तो ऑलवेज यहाँ पे गलत है। क्यू में भी यस इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, बिल्कुल सही। यस ये वेरी करेगी क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं था, तो धीरे पहले प्रोडक्ट का अमाउंट कम था, रिएक्टेंट ज्यादा था, क्यू कम था। धीरे धीरे वो वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो वो क्यू जो है वो के इक्वल हो जाएगा और ये वैल्यू वेरी नहीं करेगी। तो ये सी सही है। क्यू इज इक्वल टू वन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ कि पी और आर की कंसंट्रेशन सेम तो क्यू वन हो, ऐसा कतई भी जरूरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, which factor will increase the solubility of ammonia? अमोनिया की सॉलिबिलिटी मतलब वाटर में इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जाना है। इंक्रीज इन प्रेशर, बिल्कुल सही। तो प्रेशर इंक्रीज करने से ना, ये आप ये भी याद रख सकते हो, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और तो प्रेशर बढ़ाऊंगा, अगर ली चैटलियर्स की मैं लगाऊं तो ली चैटलियर्स क्या कहता है कि जिधर गैसेस पार्टिकल कम होंगे तो प्रोडक्ट साइड कम है। एडिशन ऑफ वाटर नहीं जी, चेक करो भाई, यहाँ पे प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड को ऐड करने से या निकालने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। लिक्विफिकेशन ऑफ अमोनिया, यस, गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और ये दोनों फैक्टर ही हमारे पास क्या करते हैं, सॉलिबिलिटी को भी फेवर करते हैं। तो आप इन जनरल ये भी बोल सकते हो कि अगर कोई पोलर गैस को आपने लिक्विड में कन्वर्ट किया हुआ तो वो लिक्विड इज गोइंग टू बी मोर सॉलेबल इन पोलर सॉल्वेंट। नाउ ये भी सही होगा। डिक्रीज इन प्रेशर नहीं जी, प्रेशर कम करूंगा तो जो डिजोल्व हुई अमोनिया बाहर एस्केप करेगी। लीच एटलीस्ट कहता है कि जिस तरफ को ज्यादा गैसेस पार्टिकल होंगे दैट इज बैकवर्ड। तो फाइनल आंसर ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताया गया है कि एक वाई प्रोडक्ट बन रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट एक्स। ये वाई की जो यील्ड है इसको मॉनिटर किया गया है टेम्परेचर के साथ साथ। अब देर इज अ टाइम पीरियड जब ए से बी गए हैं, टेम्परेचर टी ए से टी बी इंक्रीज कर दिया है। तो जब टेम्परेचर टी ए से टी बी किया तो वाई का अमाउंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड गई है टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड की तरफ कौन सी रिएक्शन चलती है, एंडोथर्मिक। इट मींस ये सही स्टेटमेंट है कि ए से बी तक का जो टाइम पीरियड है वहां पे रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक। फिर बी टू सी की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाने से वाई कम हो रहा है। वाई कम होने का मतलब रिएक्शन पीछे गई। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन पीछे किन केसेस में जाती है, जब वो क्या होता है एक्सोथर्मिक। तो बी टू सी इज एक्सोथर्मिक, ए टू बी एक्सोथर्मिक नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हमारी ऑप्शन गलत होगी। डी में डी टू ई, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, आपका वाई चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू जीरो है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 13, हमें लिक्विड वाटर गैसियस वाटर में इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इंक्रीज इन प्रेशर रिजल्ट इन मोर लिक्विड, बिल्कुल सही है। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ लेस गैसियस पार्टिकल एंड दैट इज बैकवर्ड। इंक्रीज इन प्रेशर विल इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, जैसे अगर मैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वी नो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑन लिक्विड। डिक्रीज इन द प्रेशर वेपराइजेस, यस सेम हो गया। अगर मैंने उसके ऊपर प्रेशर कम कर दिया मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या हुआ कि अब वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन प्रेशर लिक्विफाइड स्टीम, बिल्कुल सही है। यहाँ से हमने पहले ऑप्शन में भी देखा है कि प्रेशर अप्लाई करने से रिएक्शन पीछे जाएगी, दैट इज
gas is getting converted into liquid, तो D also. क्वेश्चन नंबर 14, एक गैस फेज रिएक्शन दे रखी है, मतलब सब कुछ गैसेस के अंदर है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन C2H4 कैन बी इंक्रीज, मतलब हमें रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जानी है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, चेक कर लो। इट इज अ सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने से यस दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज कर दिया है तो सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज दैट प्रेशर, फॉर दैट हमें ज्यादा गैसेस बनानी पड़ेंगी, तो यस हमें फॉरवर्ड की तरफ जाना पड़ेगा। रिमूविंग सम H2, यस प्रोडक्ट रिमूव कर दिया है फॉरवर्ड। एडिंग सम C2H6, बिल्कुल सही, रिएक्टेंट ऐड कर दिया है फॉरवर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हमें एक इक्विलिब्रियम दे रखा है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमें बताना है इंक्रीज द एक्सटेंट। हम ऐसा क्या करेंगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम बढ़ जाए, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है, हमें फॉरवर्ड की तरफ जाना है। तो चेक करना है कि कौन से फैक्टर फॉरवर्ड की तरफ ले जाएंगे। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बिल्कुल सही, एंडोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाया फॉरवर्ड। इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाया है तो हम लोग सिस्टम कम करने का कोशिश करेगा, तो उसके लिए गैसेस मोल कम करने पड़ेंगे जो कि फॉरवर्ड की तरफ है। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, नहीं जी, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। देन रिमूविंग सी, यस प्रोडक्ट रिमूव कर दिया गया है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, 16 के अंदर हमें वांट ऑफ इक्वेशन दे रखी है और हमें चेक करना है कि किसमें सही कंडीशन का सेट दिया हुआ है। मैं एक कंडीशन को ट्रू मान लेता हूं, तीन कंडीशन नहीं है, लेट्स अज्यूम टू कंडीशन सही मान लेते हैं और तीसरी को चेक करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। K2 बड़ा है K1 से, तो मतलब K2/K1 की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। log 1 से बड़ा जो होता है पॉजिटिव, ए ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं। माइनस डेल्टा H0, नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव है। T2 बड़ा है तो मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो डेल्टा H का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब सिमिलरली आप डी ऑप्शन को भी प्रूव कर सकते हैं, बी एंड सी आपका सही कंडीशन नहीं बनेगा, तो फाइनल आंसर इज ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 17, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना। हमें कॉपर सल्फेट और 5H2 इक्विलिब्रियम में दे रखा है, अपने कॉपर सल्फेट एंड 5H2 वेपर्स के साथ इनिशियल मोल्स भी दिए हुए हैं। हमें बेसिकली चार ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि फाइनली हमें मोल्स में ही आंसर चाहिए, तो मैं कहानी वहीं से शुरू करता हूँ। लेट्स से इसमें से एक्स मोल रिएक्ट करेगी, केपी का वैल्यू दे रखा है, केपी के डाटा से हम लोग H2O का पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। ना पार्शियल प्रेशर आ गया, मोल्स पता है, आई एम गोइंग टू अप्लाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर भी पता है, प्रेशर 10⁻², वॉल्यूम 2.5, एन का वैल्यू 5x, और यहाँ से x निकालेंगे, R1/12, T 300। ऑन सॉल्विंग दिस वन, जो हमारे पास x का वैल्यू आ रहा है, इट इज 2 × 10⁻⁻⁴ मोल्स, दैट इज ऑप्शन डी, तो ओके। अब हमें दूसरा पार्ट क्या निकालना है, एक मोल्स लेफ्ट इन द कंटेनर ऑफ सॉलिड, ओके, तो हमें ये वैल्यू चाहिए, 10⁻², -2 into 10⁻⁴, it's approximately coming out to be, yeah, it's coming out to be 9.8 into 10⁻⁻3, that is option B। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें कैल्शियम सल्फेट को डिकम्पोज करते हुए दिखाया गया है। ओके, अब उसने ये जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया है,
इसने स्टार्टिंग कैल्शियम सल्फेट से ही की है और कुछ नहीं था। Then which of the following is correct? Moles of CO will increase, CaO will increase with increase in temperature. Yes, it is endothermic reaction. फॉरवर्ड की तरफ जाएगी तो ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, मोल्स बढ़ेंगे. If volume of the container is doubled, final partial pressure will change. Okay. लेट्स से कि अभी आपके जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो इसका 2p प्रेशर था और इसका p प्रेशर था. कैल्शियम सल्फेट से शुरू किया है तो ये 2:1 में ही प्रोड्यूस हो रहे. Kp का जो वैल्यू आएगा इट इज 4p3. आपका जो Kp है वो फिक्स है, वो टेम्परेचर से ही चेंज हो सकता है. तो इसका मतलब Kp सिर्फ और सिर्फ P के ऊपर डिपेंड कर रहा है. और Kp चेंज हो नहीं सकता है वॉल्यूम चेंज करने से. अगर Kp नहीं चेंज हो सकता तो P भी नहीं चेंज हो सकता. अगर P नहीं चेंज हो सकता तो 2p भी चेंज नहीं हो सकता. तो अगर आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर भी लिया है तो बाद में फिर रिस्टोर हो गया है तो आपका SO2 और O2 का प्रेशर चेंज नहीं होगा. तो ये गलत स्टेटमेंट है. इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज हाफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड न्यू इक्विलिब्रियम विल रिमेन सेम. यस, बिल्कुल सही जो हमने चर्चा की है. Kp चेंज होगा नहीं तो P भी चेंज नहीं होगा, तो P चेंज नहीं होगा तो इनके पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगी. If 2 moles of helium gas is added at constant pressure, moles of calcium oxide will increase. कांस्टेंट प्रेशर पे किया है तो आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाएगा. अगर फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है तो आपके कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स इंक्रीज करेंगे ही करेंगे. तो इट इज ACD. क्वेश्चन नंबर 20, फ्रोजन का डिसोसिएशन दिया हुआ. इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. हमें बताना है किन केसेस में फ्रोजन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, मतलब हमें फॉरवर्ड की तरफ जाना है. एडिंग Cl टू द सिस्टम, नई प्रोडक्ट ऐड किया तो इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, तो ए हमारा आंसर नहीं है. एडिंग हीलियम टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर रखा है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल जा रहे हैं, दैट इज फॉरवर्ड. तो बी हमारा सही है. डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो टेम्परेचर अगर मैं कम करूंगा तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ जाएगा. रिड्यूसिंग द टोटल प्रेशर, अगर मैंने टोटल प्रेशर कम किया, सिस्टम बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए गैसियस पार्टिकल ज्यादा बनने चाहिए. तो ऑप्शन डी सही है क्योंकि फॉरवर्ड ज्यादा बनेंगे. क्वेश्चन नंबर 20, हमें वाटर गैस की प्रोडक्शन दे रखी है. वाटर गैस CO और H2 का मिक्सचर होता है. हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है स्टीम का, तो हमसे पूछ रहा है कि यील्ड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी. तो बेसिकली हमें ये बताना है कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा. अब स्टीम का पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया मतलब स्टीम का अमाउंट बढ़ा दिया, तो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाया, रिएक्शन फॉरवर्ड. एडिंग हॉट कार्बन, नहीं जी, इट इज प्योर सॉलिड एंड लिक्विड ऐड करने से इक्विलिब्रियम हिलेगा नहीं. रेजिंग द टेम्परेचर, यस इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा. रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिड्यूस कर दिया है तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर लेस गैसियस पार्टिकल होंगे, तो दैट इज बैकवर्ड. तो ये भी नहीं बनेगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड सी.